अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फरहाद। खान साहब की गिरफ्तारी जिस मुकदमे में हुई उसका अंजाम भी वही होगा जो पाकिस्तान में आम सियासी केसेस का होता आया है। ये केसेस कभी भी नेक नियति से बनाए तो नहीं जाते कि इनका कोई मंतकी अंजाम हो, लेकिन इस केस में जिस कमांडो एक्शन के तहत और जिस तरीकेकार के तहत और जिस कंडक्ट के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उस पर बात बहुत जरूरी और रेलेवेंट है, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी का उस मजमूई नफ्सियात से गहरा ताल्लुक है जो इस मुल्क में फौज से मुतालिक लोगों की बन चुकी है। इस मुल्क की एक बहुत बड़ी अक्सरियत समझती है कि मुल्क में हर सियासी खलफशार, मसले और बुराई की जड़ फौज है। वो समझती है कि फौज सियासी जोड़ तोड़ करती है जिसकी उसे आइन में इजाजत नहीं। फौज लोगों को मावराए कानून उठाती है जिसके उसे आइन में इजाजत नहीं। फौज 4 दर्जन से जायद कारोबार करती है जिसकी उसे आइन में इजाजत नहीं। फौज सियासतदानों को ब्लैकमेल करती है जिसकी उसे आइन में इजाजत नहीं। फौज अदलिया को अपने हक में फैसलों पर मजबूर करती है जिसकी उसे इजाजत नहीं। फौज लियाकत अली खान से इमरान खान तक हर वजीर आजम के मामले में किसी ना किसी संगीन जुर्म में शामिल रही है जिसकी उसे आइन में इजाजत नहीं। फौज शहरियों के हुकूक यानी बुनियादी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक सलब करती है जिसकी उसे आइन में इजाजत नहीं। फौज मुल्क की सिविल इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है जिसकी उसे इजाजत नहीं। फौज डॉलर्स के लिए, पैसों के लिए, मुआश के लिए पराई जंगें मुल्क में लाती है जिसकी उसे इजाजत नहीं। फौज बलोचों, पख्तूनों और कई अकलियतों का इस्तेसाल करती है जिसकी उसे इजाजत नहीं। फौज लोगों की निजी जिंदगियों को मुतासिर करती है जिसकी उसे इजाजत नहीं। फौज हमारे टैक्स के पैसों से लोगों के घरों की वीडियोस बनाती है, उनकी निजी जिंदगियों की वीडियोस बनाती है, ऑडियोज रिकॉर्ड करती है, फिर उन्हें लीक करती है जिसकी उसे इजाजत नहीं। फौज मुल्क की खारजा पॉलिसी कंट्रोल करती है जिसकी उसे इजाजत नहीं। फौज मजहबी जत्थे बनाती है, फौज लिसानी जत्थे बनाती है और दीगर जत्थे बनाती है और उन्हें फ्री हैंड देती है पाकिस्तानी अवाम के कत्लेआम का जिसकी उन्हें आइन में इजाजत नहीं। दोस्तों, अख्तर उस्मान का शेर है कि जब्त का मरहला इजहार तक आ पहुंचा है, कोई रोता हुआ बाजार तक आ पहुंचा है। ये कल जिन लोगों ने फौज के अलामती दिल यानी सिंबॉलिक हार्ट GHQ पर हमला किया और जगह जगह छावनियों में आग लगाई और तोड़ फोड़ की, ये कौन लोग हैं? ये लोग भारत से नहीं आए, ये किसी मदरसे से नहीं आए, ये किसी पहाड़ से नीचे नहीं उतरे, ये किसी गार से नहीं निकले, ये सिर्फ बलोची, पश्तून या कोई अकलियत नहीं थे, ये पंजाबी, सिंधी, मुहाजिर या कोई और नहीं थे। इनमें से किसी को सलीम शहजाद और अरशद शरीफ के खून की बू फौजी छावनियों से आती थी, किसी को हामिद मीर के जिस्म में मौजूद गोलियों से बने सुराखों से ISI का हेडक्वार्टर नजर आता था, किसी को लियाकत अली खान और बेनजीर के कत्ल के साथ साथ इमरान खान पर तकरीबन जानलेवा कातिलाना हमले का सुराग भी यहीं से मिलता था। किसी की बाइक में पेट्रोल नहीं था, किसी की जेब में स्कूल, कॉलेज या जामिया की फीस नहीं थी, किसी के पास दवाओं के पैसे नहीं थे, किसी का केस 50 साल से अदालत में लटक रहा था, किसी का बेटा, भाई या अजीज बेकसूर थाने में बंद था, किसी का लख्ते जिगर बेगुनाह उठाकर गायब कर दिया गया था, किसी को उसके नूर चश्म की मस्शुदा लाश मिली थी, किसी को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी, किसी को गैस और बिजली के बिल की फिक्र थी। ये लोग अपने उन तमाम मसाइल को सियासतदानों के गलों में भी डालना चाहते थे, लेकिन जवाब लियाकत अली खान से इमरान खान तक हर एक ने यही जवाब दिया कि हम क्या करें, फौज ने तो मेरे हाथ पांव बांध रखे थे, मैं बेबस था, मैं लाचार था। अब यूं लोगों की एक इज्तिमाई नफ्सियात डेवलप हुई, अब यूं लोगों का एक इज्तिमाई नुक्ता नजर बना, अब यूं लोगों को इज्तिमाई तौर पर यह एहसास हुआ और उन्हें लगा कि ये छावनियां उनके गोश्त और खून पर बनती हैं, ये DHA उनके पेट पर तामीर होता है, ये सियासी मुदाखलत उनके बच्चों के मुस्तकबिल की राह में दीवार बनकर खड़ी है, ये हर काम में टांग अड़ाने की आदत ना उन्हें अदालतों से इंसाफ दिला रही है और ना ही रियासत से उसकी जिम्मेदारियां पूरी करवा रही है। और जब वो इस सब से घबरा कर मुल्क से भागना चाहते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका पासपोर्ट तो दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट है जिस पर सिर्फ जहन्नुम का वीजा आसानी से लग सकता है। GHQ पर हमला 100% गलत, हम मानते हैं। निजी घरों पर हमला बदतरीन बदतहजीबी, इमलाक को आग, सरासर बेवकूफी। लेकिन क्या कभी हमारी फौज ने सोचा
کہ لوگ ان کے خلاف شکایات لے کر کس کے پاس جائیں؟ سیاستدانوں کے پاس جائیں جو ان کے آگے بکریاں ہیں، عدالتوں کے پاس جائیں جو ان کے رکھیلے ہیں، پولیس کے پاس جس کا آئی جی بھی کسی جنرل کے بیٹ مین کے آگے پانی نہیں بھرتا، آئین کے پاس جو روز روز کی تشریحوں سے اتنا چکرا دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں ابہام اور مخمسے کا شکار ہے۔ آپ ان تمام حملہ آوروں کو گولیاں مار دیں، جیسے کل سے آپ نے اب تک کئی لاشیں گرائی ہیں، لیکن سوال وہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ ماشاء اللہ لگا دیں، سوال وہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ ماشاء اللہ کی کوئی بھی شکل لگا دیں، اصلی والی یا جیسے ابھی سول ماشاء اللہ ہے، کوئی بھی شکل لگا دیں، لیکن سوال وہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ چھاونیوں کے باہر مزید چھاونیاں بنا لیں، دیو ہیکل دیواریں تعمیر کر لیں، لیکن سوال وہیں کھڑے رہے گی۔ آپ عمران خان، زرداری، نواز شریف سب کو راستے سے ہٹا دیں، لیکن سوال وہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ سوال اٹھانے والے ایک ایک شخص کو گرا دیں، لیکن سوال وہیں کھڑے رہیں گے۔ اور اس سوال کا جواب تو بہت سیدھا ہے، بہت سیدھا ہے، اور آئین نے آپ کو یہ وردی پہناتے وقت بتا بھی دیا تھا اور حلف کی صورت میں یاد بھی کروا دیا تھا۔ یعنی آرٹیکل 243 جو ہے آئین کا، وہ کیا کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ shall have control and command of the armed forces with the president acting as its ceremonial head، یعنی کہ صدر آپ کا جو ہے وہ سربراہ ہے اور وہ جیسا کہے گا ویسا ہوگا۔ آرٹیکل 244 کیا کہتا ہے؟ یعنی it binds every member of the armed forces to a specific oath which includes an explicit promise not to engage in political activities whatsoever، یعنی کہ آپ کوئی کسی قسم کی سیاسی مداخلت یا سیاسی کام نہیں کر سکتے۔ اور پھر آرٹیکل 245 نے تو معاملہ ہی بالکل سیدھا کر دیا کہ آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ٹو ڈیفینڈ پاکستان اگینسٹ ایکسٹرنل ایگریشن اور تھریٹ آف وار اینڈ ایکٹ ان ایڈ آف سول پاور when called upon to do so. This too, it must be noted, is subject to the directions of the federal government. یعنی کہ اگر جنگ شروع کرنی ہے تو وہ آپ کو جمہوری حکومت کہے گی، اگر جنگ روکنی ہے تو جمہوری حکومت کہے گی۔ اب یہ نفرت ہے تو حیران کیوں ہو تم، ہم نے تم سے پیار بھی کتنا کیا۔ محترم آرمی چیف آف آرمی سٹاف صاحب، جب بھی یہ خیال آئے کہ سڑکوں پر فوجیوں کو دیکھ کر سیلیوٹ مارنے والے آج فوجی چھاونیوں پر حملہ آور کیوں ہیں، 65 کی جنگ میں جلوس بنا کر اور ڈنڈے اٹھا کر ٹینکوں کے آگے آگے نہتے چلنے والے آج فوجی تنصیبات دیکھ کر آگ بگولا کیوں ہوتے ہیں، اور شہیدوں کی تصویروں کو دور سے فلائنگ کس اور بوسے بھیجنے والے آج چوکوں میں لگے فوجی مجسمے کیوں اکھاڑ رہے ہیں۔ تو آئین کی کتاب آپ کو ہر سوال کا جواب دے گی، صرف آئین کی کتاب۔ باقی اگر سوالوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کرنے کی روایت جاری رکھیں گے تو میں نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا، خاموشی کی لہر آہٹ ہے کسی طوفان کی، اتنی آوازیں اٹھیں گی جتنے بندے مار دو۔ اب راستہ آپ کے پاس ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ تاریخ سے کچھ نہ سیکھیں اور تاریخ کو ریپیٹ کرتے جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھیں اور جو کھیل آپ نے شروع کیا تھا اس کو یہیں پر ختم کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ کھیل نہ تو آپ کے ہاتھ میں رہے اور نہ آپ کے اپوزٹ اور آپ کے مخالفین کے ہاتھوں میں رہے۔ بہت شکریہ۔